अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की माहाना तनख्वाह कितनी है, इनको दीगर मराहत क्या दी जाती हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको पेंशन की मद में कितनी तनख्वाह पेंशन दी जाती है माहाना, और उसके साथ साथ जो दीगर मराहत हैं और सहूलियात हैं वो क्या क्या जजेस साहिबान को दी जाती हैं। साथ ही आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने और अपनी बीवी और अपने जो बच्चों हैं, तमाम के जो असासे ज़ाहिर किए हैं, और उन्होंने जो एक मिसाल कायम की है, वो दीगर जज साहिबान को भी वो क्या वो उसको मिसाल को फ़ॉलो करते हुए अपने जो असासे हैं, वो डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते। लेकिन इन तमाम बातों से पहले आज मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब का वाक़या सुनाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए जो लोग हैं, उनका किरदार और उनकी सोच क्या होती है। तो ये जनाब वाक़या है 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई उस दौर का। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब आए एक सेक्रेटरी के घर पे और उन्होंने जब बेल दी तो वो बाहर उनका मुलाजिम आया सेक्रेटरी साहब का। मुलाजिम ने जाके बताया सेक्रेटरी साहब को कि कोई साहब आपसे मिलने आए हुए हैं। वो सेक्रेटरी साहब बाहर गए तो वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रिटायर्ड जज थे, हाल ही में तब उस दौर में हाल ही में तब रिटायर हुए थे। तो वो मिठाई का है उनके मुलाजिम के हाथ में एक टोकरी थी, तो वो लेके सेक्रेटरी साहब उनको अंदर चले गए अपने ड्राइंग रूम में। आम जो रूटीन की गपशप है वो होती रही, और फिर उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने फिर पूछ ही लिया कि जज साहब ये मिठाई खैरियत तो है किस खुशी में। तो उस पे फिर जज साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने आपको एक भतीजा दिया है। तो वो सेक्रेटरी कंफ्यूज हो गया, हैरान हो गया कि शायद पता नहीं उसके सुनने में कोई गलत फहमी हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, हमारे जो भतीजा साहब हैं उनके कोई उनके यहाँ कोई औलाद हुई है। तो जज साहब ने फिर क्लैरिफाई किया कि नहीं नहीं सेक्रेटरी साहब, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है एक और। तो वो सेक्रेटरी बड़ा हैरान हो गया कि हैं, जज साहब की उम्र जो है वो 70 से ऊपर थी। तो वो परेशान होकर उसने पूछा कि जज साहब आपकी तो उम्र 70 साल, तो ये क्या कैसे मुझे समझ नहीं आ रही। तो उस पे फिर जज साहब ने कहा कि यार मतलब उनके साथ बेतकल्लुफ़ी थी, जो सेक्रेटरी था उसके साथ, तो उनका नाम लेके कहा कि ये जो मेरी उम्र तो 70 साल है, लेकिन मेरे गाँव में एक गरीब खातून थी, 25-26 साल की होगी शायद। तो वो उनका कोई वो नहीं था। चलो मैंने कहा मेरी तो अब उम्र 70 साल के है, ना जाने ज़िंदगी के कितने दिन बाकी रह गए हैं, तो क्यों ना इस बेचारी गरीब खातून को जो है वो सहारा दे दूँ। चलो वो जो एक मेरी पेंशन मिलती है वो इस खातून को मिलती रहेगी मेरे मरने के बाद भी, तो इसका गुज़ारा चलता रहेगा। तो वो जो सेक्रेटरी था वो कहते हैं मैं हैरान हो गया कि ये जज साहब की सोच देख के, कि एक यंग बिल्कुल खातून के साथ 70 साल की उम्र में शादी इस वजह से कर रहे हैं कि चलो वो जो पेंशन है इनके मरने के बाद फिर एक जो नई उनकी नौजवान है तो वो लंबे अरसे तक चलती रहेगी। तो ये लोग जो है मतलब अपने मरने के बाद भी इंसान को मौत की तो सोच है, लेकिन उस मौत का जो सामान है उसके लिए वो क्या करके जा रहे हैं। आपके और मेरे जो खून पसीने की टैक्स की कमाई है, उससे वो पैसा जो है ना वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी हमारे आने वाली नस्लों को भी मिलता रहे। अच्छा, ये तो जज साहब सिर्फ एक वाकया है, इस तरह के दो और मैं आपको वाकयात अगर बताऊं कि दो और जज साहबान हैं, हाई कोर्ट के जज साहबान हैं, एक केपीके से और एक पंजाब से। उन्होंने भी इसी तरह 20-25 साल की उम्र की जो नौजवान जो खवातीन हैं उनके साथ शादी की है, और उनके भी मकसद सिर्फ यही है कि जो मरने के बाद भी उनकी आने वाली नस्लें हैं उनको भी पेंशन मिलती रहे। वो जो केपीके से जज साहब हैं उनकी तो माशाल्लाह से जो बेटे और बहू हैं वो भी जुडिशरी से वाबस्ता है। तो ये तो हमारा जो एक जो मुझे एक दो वफाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि ये जो बुजुर्ग हजरात हैं ये इस तरह के खास तौर पे जुडिशरी में ये एक उनकी सोच ऐसी पैदा हो गई है कि चलो मरने के बाद, क्योंकि इनकी जो पेंशन और दीगर मराहत हैं जब वो मैं आपको बताऊंगा इतनी ज्यादा है कि ये कोई भी मरने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहता। तो ये एक नया ट्रेंड परवान चढ़ रहा है जो जुडिशरी के अंदर जो रिटायर्ड जज साहबान है वो, कि नौजवान किसी से शादी करके ताकि उनको वो पेंशन मिलती रहे। और 3 वाक़यात तो मैंने आपको ये बता दिए हैं। तो ये तो जनाब जो इनकी सोच है कि मरने के बाद भी उनको पेंशन मिलती रहे, कि अगर उनके पहले बीवी बच्चे वो हैं तो फिर एक नई वो करके ताकि वो जो नौजवान बेवा होंगी तो उनको लंबे अरसे तक वो मिलती रहेगी पैसा। मतलब ये हम इस मुल्क को हर एक बंदे ने लूटा है। वो कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने जो ये कह सके, या कोई इदारे में ऐसे लोग नहीं है जो ये कह सके कि नहीं हमने मुल्क की खिदमत की है, हमने लूटा नहीं है। तो ये जो ऐसी सोच है इसका जब तक खात्मा नहीं होता पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन
हमारी जुडिशरी में सारे एक जैसे भी नहीं हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये जो मिसाल कायम की है, ना सिर्फ अपने असासे डिक्लेयर करके, बल्कि उसके साथ साथ जो अपने बीवी और बच्चों के, जो कि उनके ऊपर वाजिब ही नहीं था क्योंकि वो उनके डिपेंडेंट नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट हैं, तो उनके ऊपर वाजिब ही नहीं था कि उनके वो असासे डिक्लेयर कर सकें, लेकिन वो फिर भी उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर किया। उम्मीद है कि जो दीगर जो जज साहबान हैं वो भी इसको फॉलो करते हुए अपने तमाम तर जो असासे हैं और अपने जो ख़ानदान के, मतलब इमीडिएट जो फैमिली होती है, उनके असासों को भी डिक्लेयर करेंगे। तो जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के जो असासे हैं, ये तो अगर इनको अगर मैं 1 सेकंड के बाद वो डिस्कस करूँ, पहले ये बता दूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाहें हैं, और वो तो एक साइड पे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों का ये जो आला अदलिया है, उनका जो दीगर स्टाफ होता है, उनकी तनख्वाह आपकी सोच से ज़्यादा है। एक जो सुप्रीम कोर्ट का नायब कासिद है ना, जो जज की, जब वो कोर्ट रूम में आता है और वो कुर्सी को आगे करते हैं बैठने के लिए, उसकी जो तनख्वाह है, वो एक वफाकी सेक्रेटरी के तकरीबन बराबर तनख्वाह है। एक जो आम सरकारी मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह के 4 तनख्वाहों के बराबर एक सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें दी जाती हैं। जी हाँ, ये मुझे जो वफाकी एक सेक्रेटरी ने बताया कि आम जो सरकारी मुलाजिम है उसकी तकरीबन 4 तनख्वाहों के बराबर सुप्रीम कोर्ट के एक मुलाजिम की तनख्वाह है। तो ये तो मतलब अदलिया एक ऐसा स्टैंडर्ड खुद सेट करे कि दूसरे भी उसको फॉलो करें, लेकिन अगर कोई अदलिया की बात नहीं मानता, ये अपनी तनख्वाहें और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी खुद ही वो कर देते हैं, तय कर देते हैं, और हुकूमत से फिर वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अगर ना करे तो फिर तौहीन अदालत का जो है इनके पास जो पावर है, उससे कोई किसी भी सरकारी मुलाजिम की जुर्रत ही नहीं है कि वो इनको इनकार कर सके। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, जिन्होंने आगे 6 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनना है, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपने तमाम असासे जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। और उन में क्या-क्या वो असासे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो जज साहब हैं इनकी 2018 में जो आमदनी है, ये जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने असासे बताए हैं, उनके मुताबिक 2018 में उनकी जो टोटल आमदनी थी वो 1 करोड़ 51 लाख से ज़ायद थी, और 2019 में 1 करोड़ और 79 लैक्स से ज़ायद थी, और 2020 में जो उनकी आमदनी है सालाना, वो 2 करोड़ और 12 लाख से ज़ायद है। ये जो इनकम है उसके साथ-साथ जो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने जो दीगर अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उन्होंने बताई हैं। ये इनकम के अलावा जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने डिक्लेयर की हैं, वो उनके मुताबिक एक तो उनके जो है वो कराची डीएचए फेस में एक उनका 800 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, जो वो बताते हैं कि जब वो वकील थे तो अपनी वकालत की कमाई से उन्होंने वो खरीदा था। साथ एक और भी उनका कराची के जो डीएचए में है फेज़ 5 में 800 स्क्वायर यार्ड, सॉरी, ये डीएचए फेज़ 2 में 2 उनके प्लॉट्स हैं जो उन्होंने अपनी वकालत की उससे कमाई से खरीदे थे, 800 स्क्वायर यार्ड के ईच। और उसके साथ-साथ 200 यार्ड्स का जो है उनका एक कमर्शियल प्लॉट है डीएचए फेज़ 5 में, और साथ ही वो जो इनके असासों के मुताबिक जो डिक्लेयर किया उन्होंने, उसके मुताबिक जो कायद-ए-आज़म की रेज़िडेंसी है ज़ियारत में, उससे बिल्कुल जो नेक्स्ट है, मतलब उससे मुल्हिका जो प्रॉपर्टी है, वो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की है, जो कि इनको विरासत में मिली है अपने वालिद की तरफ से। लेकिन उसमें ये बताते हैं कि उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है उनकी ज़मीन का, वो हुकूमत ने एनक्रोच किया हुआ है, उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। ये तो है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। जो उन्होंने मराहत बताई हैं कि वो बतौर जज कौन-सी, बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो कौन-सी मराहत ले रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि एक जो इस्लामाबाद में रिहायशी मकान है, जो उनको दिया गया है, साथ 2 मुलाज़मीन हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं उनको जो घर में, और साथ ही जो 2 पार्ट टाइम मुलाज़िम हैं, एक गार्डनर है, माली है, और एक जो सफाई वाला है, वो भी इनकी खिदमात भी दी गई हैं बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के, और साथ-साथ ही 2 सरकारी गाड़ियाँ हैं, होंडा सिविक, एक 2017 और एक 2015 शायद मॉडल की गाड़ियाँ, और साथ ही 600 लीटर पेट्रोल दिया जाता है बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के इनको। सरकारी इलाज जो है वो कहते हैं कि जो मंजूर करदा हॉस्पिटल्स हैं, जो इनके पैनल पे होंगी, उनसे सरकारी तमाम इलाज जो है वो इनको वो दिया जाता है। वो ये भी बताते हैं कि बतौर जो सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के,
ان کو پلاٹس کی آفر کی گئی، لیکن انہوں نے وہ پلاٹ جو سرکاری طور پہ بطور جج کے ملتے ہیں وہ پلاٹس نہیں لیے، انہوں نے وہ آفر ڈکلائن کر دیے انہوں نے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جو جج کی پینشن اور مراد بھی انہوں نے اپنے ان اثاثوں میں جو ہے وہ بتائی ہے، اس کا مینشن کیا ہے۔ اور جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ریٹائر ہوتا ہے جج تو ان کی جو پینشن ہے وہ ان کی اماؤنٹ جو منتھلی ملتی ہے یا جو یکمشت ایک ملتی ہے، اس کا تعین جو ہے وہ ان کی پینشن ٹوٹل جو سروس کی مدت ہے اس کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اور مطلب اس کے مطابق ہی ان کو ٹوٹل اماؤنٹ ملتی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ریٹائرمنٹ میں اس پیسے کے علاوہ جو دیگر مراحت ہیں اس میں ایک ڈرائیور دیا جاتا ہے اور ایک اردلی بھی دیا جاتا ہے، اور ایک پولیس گارڈ بھی ایک ریٹائرڈ جج کو، ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا۔ ساتھ ساتھ 300 فون کالز فری ملتی ہیں، 2000 یونٹ بجلی کے مفت ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس ہے وہ 25 HM وہ گیس دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی 300 لیٹر پیٹرول بھی ایک جو ریٹائرڈ جج ہے ان کو یہ دیا جاتا ہے۔ ایک گاڑی بھی دی جاتی ہے جو وہ پہلے ان کے استعمال میں ہو ججز حضرات کے، تو وہ ان کو ریڈیوس کاسٹ پہ یا ارزاں نرخوں کے اوپر وہ گاڑی بھی دی جاتی ہے جج حضرات کو، اور ساتھ ہی 20% میڈیکل الاؤنس بھی دیا جاتا ہے ایک جو ریٹائرڈ جج ہوتا ہے۔ یہ جو مراعات ہیں اس قدر ایک غریب ملک کی جو کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اس اس میں ایسی جو بیش بہا قسم کی مراعات اور تنخواہیں، اور وہ بھی کہ یہ خود ہی مطلب وہ اپنا وہ کر کے کہ آپ نے حکومت کو پھر پریشرائز کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہوگا جو کچھ دن پہلے میں نے ایک خبر کی تھی کہ کیسے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک 70 ججوں کو اربوں روپے لوٹا دیے تھے، اور اگر وہ نہیں کر رہے تھے تو پھر ان کو جو توہین عدالت کا جو AGPR کی طرف سے اگر وہ نہیں ہوتا تو AGPR کو جو ان کے ملازمین ہیں ان کو توہین عدالت کی دھمکیاں بتاتے ہیں کہ وہ دی جا رہی تھی۔ تو یہ اپنی تنخواہیں، ایک تو ان کے جو ملازمین ہیں عام ملازمین بھی، ان کو بھی تقریباً ایک سرکاری ملازم کے 4 تنخواہوں کے برابر تنخواہیں دی جاتی ہیں، دیگر مراعات اس کے علاوہ ہیں۔ ایک غریب ملک جو پاکستان IMF کے ساتھ اور دیگر ملکوں سے قرضے مانگنے کے لیے در بدر وہ کر رہے ہیں، اس میں ہمارے جو سرکاری جو ملازمین ہیں، خاص طور پہ یہ جو عدلیہ جو کہ دوسروں کے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کرنا چاہیے، ان کے اپنے یہ دیکھیں اور سوچ دیکھیں، اس میں کام کرنے والے جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کی جو سوچ ہے وہ کس حد تک ہے کہ شاید ان کو مرنے کے بعد بھی یہ تمام مراحت جاری رہیں، تو اس حوالے سے یہ شادیوں تک کا وہ ایک وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو دیگر جج صاحبان ہیں جو سرونگ ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں، وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کی ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے نہ صرف اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے، بلکہ اپنے جو فیملی ممبران ہیں ان کے بھی اثاثے قوم کو بتائیں گے کہ ان کے یہ اتنے اتنے اثاثے ہیں، اتنی آمدنی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ایگزامپل ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹیرینز جو ہے ان کے ہر سال گوشوارے جو ہے وہ پبلک کیے جاتے ہیں، ان کی جو ریٹرنز ہیں وہ بھی پبلک کی جاتی ہیں۔ جو دیگر سرکاری ملازمین ہیں، مطلب جو ایک پارلیمنٹ ہے قانون سازی کر رہی ہے وہ تو اس کو فالو کر رہی ہے، لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اس کو اگر فالو نہیں کریں گے تو یہ ایک اچھی ایگزامپل نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں جو امید ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو جج صاحبان ہیں اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مثال کو وہ کریں گے، فالو کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔